कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो हवाई जहाज में बैठी थी। जहाज उड़ान भर चुका था, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वो अब भी घने जंगल के ऊपर ही उड़ रहा था। लड़की हैरान थी। उसने एयर होस्टेस से पूछने ही वाली थी कि अचानक बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी और तभी जहाज के प्रोपेलर बंद हो गए। कॉकपिट में बैठे पायलट घबराए हुए थे। जीपीएस काम करना बंद कर चुका था। रेडियो से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जहाज जैसे बिना सिर के हो गया हो और ऊपर से फ्यूल भी खत्म होने वाला था। स्थिति बिगड़ती जा रही थी तो कैप्टन ने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपना मोबाइल उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब जहाज तेजी से नीचे की तरफ झुकने लगा। यात्री अपनी सीट पकड़कर सांस रोकने लगे। सौभाग्य से पायलट, जो पहले एरोफ्लॉट का अनुभवी पायलट रह चुका था, उसने किसी तरह विमान को मजबूती से लैंड कराया। हालांकि जहाज का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया, लेकिन यात्री लगभग सुरक्षित बच गए। इस हादसे में सबको हल्की फुल्की चोटें आईं, मगर एक एयर होस्टेस जो समय पर सीट पर नहीं बैठ पाई थी, तेज झटके में गिर गई और उसकी गर्दन टूट गई। उसकी वहीं मौत हो गई। बाकी यात्री घबराकर कप्तान को देखने कॉकपिट में पहुंचे, लेकिन दरवाजा खोलते ही सबकी सांसें थम गईं। एक बड़ा पेड़ का तना सीधा पायलट की छाती में धंसा हुआ था। उसकी हालत बेहद खराब थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे बचाएं। तभी अचानक से पहले से खराब पड़ा इंजन धुआं छोड़ने लगा और उसमें आग लग गई। इस बीच आवेई नाम का यात्री आग बुझाने की बजाय सीधे भागकर अपना सूटकेस खोलने में लग गया। सबको यह अजीब लगा, मगर एना नाम की महिला समझदार निकली। उसने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझा दी। लोग अब भी सोच रहे थे कि आखिर आवेई के बैग में ऐसा क्या है जिसकी उसे इतनी जल्दी थी, लेकिन फिलहाल किसी के पास समय नहीं था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अब केवल 9 लोग ही बचे थे और वो सब एक अनजान जंगल में थे। यह जगह बहुत घना प्राचीन जंगल था। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था, कोई जीपीएस सिग्नल नहीं था, जैसे दुनिया से कटा हुआ इलाका हो। सब लोग इधर उधर भटक रहे थे, बिल्कुल बेबस और डरे हुए। वहां हालात और भी डरावने हो चुके थे। चारों तरफ का माहौल बेहद गर्म था। इतनी गर्मी में वो मोटा भाई, जो पहले से बीमार था, बार बार परेशान होकर सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा था। यह देखकर उसकी बहन, जिसे सब फैटी सिस्टर कहते थे, तुरंत मिनरल वाटर उठाकर अपनी माँ के हाथ में थमा देती है ताकि वो भाई को पिला सके। लेकिन जैसे ही एक घूंट पानी पिया गया, सबको समझ आया कि उन्हें अपने रिसोर्सेज बचाकर रखने होंगे, वरना आगे हालात बिगड़ जाएंगे। फिर भी फैटी सिस्टर बहुत आशावादी थी। उसका मानना था कि सरकार तक ये खबर जरूर पहुंच चुकी होगी और बचाव दल शायद रास्ते में होगा। लेकिन सबकी सोच उससे मिलती जुलती नहीं थी। एना का मानना था कि इतने घने जंगल में बचाव दल को यहाँ तक पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए उन्हें खुद को बचाने की तैयारी करनी होगी। उसने सबसे पहले ये तय किया कि एयर होस्टेस की लाश को बाहर ले जाकर रख दिया जाए, वरना इतनी गर्मी में वो जल्दी सड़ने लगेगी और सब बीमार पड़ सकते हैं। ये सुनकर पास खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की बहुत डर गई। वो अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में मुंह छिपा लेती है। तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो झट से पलट कर देखती है, मगर वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ों से गिरते पत्ते। फिर भी माहौल और भी भयानक लगने लगा। इस बीच एना ने बचे हुए सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, लेकिन फैटी को शक हुआ कि कहीं एना कुछ सामान छुपा तो नहीं रही, इसलिए उसने मदद करने के नाम पर उसके साथ रहना शुरू कर दिया। इससे एना के मन में फैटी के लिए नाराजगी और गुस्सा बढ़ गया। इसी दौरान कप्तान, जो अब तक बेहोश था, आखिरकार होश में आ गया। लेकिन उसके होश में आते ही उसने सबसे पहला वाक्य कहा, यह हादसा मेरी गलती नहीं थी। मैंने मदद के लिए कॉल किया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पता नहीं वो कॉल किसी तक पहुंचा भी या नहीं। उसकी हालत देखकर सब परेशान हो गए। लाओ हे, यानी बूढ़ा काला आदमी, ने तुरंत चश्माधारी लड़के से कहा कि वो कैप्टन की चोटों को देखे। दरअसल जब एयर होस्टेस की मौत हुई थी तो उसी चश्मे वाले लड़के ने कहा था कि उसकी मौत सर्वाइकल फ्रैक्चर, गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है। इतना मेडिकल टर्म कोई आम इंसान नहीं जान सकता था। तभी सबको शक हुआ और आखिरकार उस लड़के ने मान लिया कि वो पहले एक डॉक्टर था। उसने तुरंत कैप्टन की जांच शुरू की। जांच के बाद उसने कहा, उसके शरीर में कोई अंदरूनी खून नहीं जम रहा है, वरना शरीर झटके खा रहा होता। मतलब ये चोट किसी अहम हिस्से से बचकर निकली है, लेकिन उसकी तेज सांस लेने की वजह है फेफड़ों पर दबाव पड़ने से हुआ न्यूमोथोरैक्स। लेकिन मैं इसका इलाज यहाँ नहीं कर सकता। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। सब चुपचाप बैठ गए और केवल इस उम्मीद में रहने लगे कि रेस्क्यू टीम आ जाएगी। इतने में लाओ हेई ने कहा, रात बहुत लंबी होने वाली है, क्यों ना सब लोग अपना अपना परिचय दे दें, ताकि अगर कोई और मुसीबत आई तो कम से कम हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी तो होगी। फिर उसने खुद से शुरुआत की। उसने कहा, मैं एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर हूँ। आजकल बहुत लोग जानबूझकर हादसे करते हैं ताकि बीमा कंपनी से पैसा ले सकें। मेरा काम है ऐसे मामलों की जांच करना और सच्चाई ढूंढना। इसी वजह से मुझे शक हुआ था कि चश्मे वाला लड़का डॉक्टर है। दरअसल ये काम खत्म करके मैं अब अपने माता पिता से मिलने जा रही थी। लाओ हेई के बारे में जब सबको पता चला कि वो इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है तो माहौल थोड़ा भारी हो गया। तभी चश्माधारी लड़के ने मजाक किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी ऐसे राज की जांच की हो जो सबके सामने नहीं आ सकता था और उसी वजह से किसी ने ये हादसा करवाया ताकि तुम इस प्लेन क्रैश में मर जाओ। ये सुनकर सब थोड़े चौंक गए, लेकिन लाओ हेई ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी रिपोर्ट तो निकलते वक्त ही जमा कर दी थी। अगर किसी को मेरे काम से परेशानी भी होती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का हुआ और अब सबने बारी बारी से अपना परिचय देना शुरू किया।
सबसे पहले सामने आई सुनहरे बालों वाली लड़की और उसका पति जेई। वो दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े थे। उनकी हनीमून ट्रिप अब खत्म हो रही थी और वे घर वापस लौट रहे थे। इसके बाद आया नंबर मोटे भाई और मोटी बहन का। उन्होंने बताया कि वो दोनों मिलकर कई मोटल चलाते हैं। अब वो आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं, इसलिए अब पूरी दुनिया घूमने निकले हैं। ये सुनकर ऐना ने कहा, मुझे भी पूरी दुनिया घूमने का बहुत शौक है। लेकिन जब उससे उसके काम के बारे में पूछा गया तो उसने ज्यादा बताने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, हर किसी का अपना अपना काम होता है, हमें दूसरों की निजी बातों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। माहौल थोड़ा अजीब होने लगा था। तभी यान जिंग, ग्लासेस वाली लड़की, ने माहौल संभाला। उसने कहा, मैं पहले डॉक्टर थी, लेकिन एक मेडिकल हादसे की वजह से मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब मैं वीटिमारा में मेडिकल इक्विपमेंट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हूँ। अंत में बारी आई उस अजीब बर्ताव करने वाले आवेई की। उसने कहा, मैं एक पहलवान हूँ, मैंने अभी अभी रेसलिंग में डेब्यू किया है। मेरे सूटकेस में मेरे कॉस्ट्यूम और मास्क रखे हैं। एक रेसलर के लिए उसका मास्क और कॉस्ट्यूम ही उसकी असली पहचान होता है। इसी वजह से मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उन्हें बचाया। सबने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके व्यवहार से अब भी सबको अजीब सा लग रहा था। इसके बाद फिर से लाओ हेई ने बात को गंभीर बना दिया। उसने कहा, हमारी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने जब प्लेन की जांच की थी तो पाया कि जीपीएस काम ही नहीं कर रहा था। हो सकता है कि रेस्क्यू टीम को अभी तक ये भी न पता हो कि हम कहाँ हैं। फिर उसने और गहराई से समझाया, मुझे शक है कि शायद को पायलट ने कुछ कागजी नक्शों का इस्तेमाल किया। हो सकता है उसने बैकअप रूट चुना हो। लेकिन एक सवाल उठता है, फ्लाइट रूट हमेशा फिक्स होता है। एयरलाइंस हमेशा उतना ही फ्यूल भरती हैं जिससे वो तय रूट पार कर सकें। अगर कैप्टन को पहले से पता था कि फ्यूल कम है तो उसने बैकअप रूट क्यों चुना? उसकी ये बातें सुनकर सब और भी सोच में पड़ गए। लाओ हेई की लॉजिक बहुत मजबूत लग रही थी, लेकिन तभी सुनहरे बालों वाली लड़की को उस पर शक होने लगा। उसने सीधे पूछा, तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है? लाओ हेई ने शांत होकर जवाब दिया, जब क्रैश हुआ था तब इंजन में अचानक आग लग गई थी। लेकिन ध्यान दो, अगर प्लेन में वाकई फ्यूल बचा होता तो वो धमाके के साथ उड़ जाता और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है, कैप्टन के पास फ्यूल खत्म हो चुका था और मजबूरी में उसे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। लाओ हेई की ये तर्कपूर्ण बात सुनकर सबने धीरे धीरे सिर हिलाना शुरू कर दिया। सब लोग थोड़ी देर के लिए लाओ हेई पर से शक हटाते हैं, लेकिन सच में कैप्टन की मंशा समझनी है तो केवल बेन से ही पूछा जा सकता है। मगर कैप्टन की हालत इस समय बहुत नाजुक थी। लाओ हेई ने फिर से कहा कि चश्मे वाला डॉक्टर है तो उसे ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन चश्मे वाला ने साफ मना कर दिया और गुस्से में बोला कि सबको लाओ हेई की ही क्यों सुननी है। इसी बीच अन्ना बोल पड़ी और सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। अन्ना ने बताया कि उसने पास के पहाड़ में एक दरार देखी है। अगर कोई ऊपर चढ़ जाए तो शायद नेटवर्क या सिग्नल मिल सके। लाओ हेई ने कहा कि अभी रात हो चुकी है, ऐसे में जाना खतरनाक होगा। अगर चढ़ना है तो कल सुबह सबको मिलकर जाना पड़ेगा। फिर एक दाढ़ी वाला आदमी बोला कि वो तो खुद ही चढ़ जाएगा क्योंकि उसे दिल की बीमारी है और उसकी दवाइयां सिर्फ 6 दिन तक ही चलेंगी। इतने में कैप्टन की तेज खांसी सुनाई दी। सुनकर गोरी लड़की रो पड़ी और बाकियों पर गुस्सा किया कि सब इतने बेदर्द और पत्थर दिल क्यों हैं। फिर वो खुद भागकर कैप्टन की मदद करने लगी। इस बार चश्मे वाला चुप नहीं रह पाया। उसने कहा कि चाहे वो मदद करना भी चाहे, उसके पास तो ऑपरेशन के टूल्स नहीं है। तभी मोटा भाई आगे आया और बोला कि असली डॉक्टर तो वो है। उसने तुरंत ऑपरेशन किया और कैप्टन को बचा लिया। लेकिन रात को अजीब घटना हुई। गोरी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ केबिन में छुपी हुई थी क्योंकि वो डर रही थी। अचानक खिड़की से तेज रोशनी चमकी और बाहर कोई परछाई सी गुजरी। लड़की ने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। उसके बॉयफ्रेंड जे ने कहा कि ये सिर्फ उसका वहम है। दूसरी तरफ मोटा भाई और बहन की नजरें मिस्टर वेई के सूटकेस पर थीं। मोटी बहन को शक था कि उसके पास कोई राज छुपा है। उसने अपने पति को समझाया और मौका पाकर सूटकेस खोलने की कोशिश की, लेकिन सूटकेस लॉक था, इसलिए वो खाली हाथ लौट आई। धीरे धीरे सब एक दूसरे पर शक करने लगे। हर कोई सोच रहा था कि सामने वाला भरोसे लायक नहीं है। रात को जब सब सो गए तभी एक रहस्यमयी शख्स चुपके से कैप्टन के पास आया। उसने कपड़ा उठाया और कैप्टन का दम घोंटकर उसे मार डाला। सुबह जब सबको पता चला तो उन्होंने सोचा कि कैप्टन तो बीमारी और इन्फेक्शन से ही मर गया, लेकिन चश्मे वाला को शक हुआ क्योंकि कैप्टन के शरीर पर संक्रमण का कोई निशान नहीं था। कैप्टन की मौत किसने की? क्या वही हत्यारा असली गायब सर्वाइवर था? और उसने इतनी खतरनाक जंगल जैसी जगह से कैसे बचकर निकला? इन सारे सवालों का जवाब तो आगे की कहानी में मिलेगा। अगली सुबह गर्मी की वजह से कैप्टन की लाश सड़ने लगी, इसलिए लाओ हेई ने यान जिंग से कहा कि लाश को कहीं और ले जाकर रखो। लाश उठाते समय उनकी नजर नहीं गई कि कैप्टन का फोन नीचे गिर गया। यह देखते ही जे चुपचाप आगे आया और उसने फोन छुपा लिया। गोरी लड़की, उसकी बीवी को बहुत जिज्ञासा हुई कि उसका बॉयफ्रेंड फोन क्यों छुपा रहा है, लेकिन जे ने बहाना बना दिया कि उसे पेट दर्द हो गया है। फिर वो टिश्यू लेकर जंगल की तरफ चला गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो जंगल में छुपकर चाकू निकाल चुका था। उसने पहले कैप्टन की उंगली काटी और उस उंगली से फोन को अनलॉक करने की कोशिश की। असल में उसकी नीयत थी कि वो कैप्टन की बचत चुरा ले, लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ फिंगरप्रिंट ही नहीं बल्कि पासवर्ड भी चाहिए था। ये सुनकर उसका पूरा प्लान फेल हो गया। गुस्से और डर के मारे उसने उंगली वहीं फेंक दी और ऐसे दिखाते हुए वापस आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच अन्ना अपना सामान समेट रही थी, तभी उसे एक लंबा आयताकार बॉक्स मिला। मोटा भाई तुरंत भागा और बोला, ये तो बस खेल का सामान है,
खोलने की जरूरत नहीं है। अन्ना कुछ कहती उससे पहले ही मोटी बहन जोर से बोल पड़ी। उसे अचानक अपना पुराना किस्सा याद आ गया। उसने बताया कि उनके मोहल्ले में एक महिला को उसके ही पति ने गला दबाकर मार डाला था और उस औरत की मौत का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा कैप्टन के साथ हुआ। उसका चेहरा नीला पड़ गया था और आंखें बाहर निकल आई थीं। ये सुनकर मोटी बहन कांप उठी और बोली, कैप्टन की मौत भी वैसे ही हुई है, यानी उसे किसी ने गला दबाकर मारा है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आखिर किसने और क्यों। तभी पीछे जंगल से अजीब आवाजें आईं। मोटी बहन ने पलटकर देखा तो कुछ नहीं था। उसे डर लगा कि शायद कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए उसने तुरंत चुप्पी साध ली। अब अन्ना गोरी लड़की के पास बैठी और उससे बातों बातों में उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहा। गोरी लड़की ने बताया कि वो असल में एक अमीर घर की बेटी है जो लास वेगास में इलाज करा रही थी। वहीं उसकी मुलाकात एक लग्जरी कार ड्राइवर जैगर से हुई। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ी कि अचानक शादी करने का फैसला कर लिया और फिर हनीमून के लिए वही फ्लाइट पकड़ ली। अन्ना ने ये सब सुना और बस मुस्कुराते हुए उन्हें शुभकामनाएं दे दी। अब कहानी 2 हिस्सों में बंट गई। 5 लोग अब भी वहीं रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहते थे, लेकिन बाकी 3 ने खुद कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने प्लेन के कुछ हिस्सों को तोड़कर एक लंबा एंटीना बनाने की कोशिश की ताकि उसे ऊपर लगाकर शायद सिग्नल पकड़ सकें। खुशकिस्मती से वेई को अपने पिता से इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर का हुनर मिला था, इसलिए उसने आसानी से तार जोड़कर एंटीना बना डाला। सबने तय किया कि जैसे ही सूरज डूबेगा वो लोग ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे, क्योंकि दोपहर की धूप बहुत तेज थी और इतनी गर्मी में ऊर्जा बर्बाद करना ठीक नहीं था। इसलिए सबने आराम करने और सोने का फैसला किया। लेकिन तभी गोरी लड़की ने अचानक से कोई आवाज सुनी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि जंगल की गहराई में कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। जैसे ही उसने पलट कर देखा वो शख्स गायब हो गया। सिर्फ वही नहीं, 2 चीजें भी गायब हो चुकी थीं। मोटे भाई की दिल की बीमारी वाली दवा और प्लेन के सप्लाईज, खाने पीने का सामान। अन्ना ने जब गिनती की तो साफ पता चला कि सुबह से काफी सामान कम था, यानी कोई जानबूझकर चोरी कर रहा था। ये सुनते ही लाओ हेई ने तुरंत समझदारी दिखाई। उसने कैबिनेट को बिजली के तार से बंद कर दिया और कहा कि अगली सुबह सबके सामने ही सप्लाईज बांटी जाएंगी। अन्ना को ये देखकर लगा कि लाओ हेई भरोसेमंद इंसान है, लेकिन फिर भी उसे उसके असली पहचान पर शक रहा। इसलिए अन्ना ने खुद सच बताया कि वो असल में एक कैमरामैन है और उसने लाओ हेई को अपने शूट किए हुए वीडियो दिखाए। ये ईमानदारी देखकर लाओ हेई को भी अन्ना पर भरोसा हो गया और यही भरोसा आगे की कहानी में बहुत काम आया। शाम ढल गई। अब सब लोग मिलकर पहाड़ की चढ़ाई करने निकल पड़े। रास्ते में कुछ लोगों ने रंग बिरंगे मशरूम जैसे पौधे देखे और उन्हें तोड़ना चाहा, लेकिन अन्ना ने तुरंत उन्हें रोका और बताया, ये कोई साधारण पौधा नहीं, ये है एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसे छूते ही मुंह से झाग निकलने लगता है और मौत हो जाती है। ये सुनकर सब डर गए और सावधानी बरतने लगे। उधर मोटा भाई दवा न मिलने की वजह से चढ़ाई करने की हालत में नहीं था, लेकिन उसने भी पीछे बैठकर इंतजार नहीं किया। वो चुपचाप वो रहस्यमयी बॉक्स लेकर निकल पड़ा। इसी बीच जे को रास्ते में पानी का एक गड्ढा दिखा। वो सबको पुकार कर ले आया और बेचैनी में अपने जूते मोजे उतारकर उसमें उतरने ही वाला था कि अचानक कुछ उसे अंदर खींचने लगा, यानी उस गड्ढे में जरूर कोई भयंकर जीव छुपा था। लेकिन तभी दूर से गोलियों की आवाज आई। सब लोग घबराकर भागे और कैंप की तरफ लौटे। वहां पहुंचकर पता चला कि मोटे भाई ने उस रहस्यमयी बॉक्स से राइफलें निकाल ली थीं और उनका इस्तेमाल किया था। इस भागदौड़ में बहुत समय बर्बाद हो गया और आसमान अंधेरा हो गया। अब पहाड़ पर उपकरण लगाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सबने वापस कैंप लौटकर काम शुरू किया। अन्ना की समझदारी से उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर को खोलकर पानी निकाला और डिस्टिलेशन करके करीब 200 पैकेट साफ पानी तैयार किया। अब सबके पास पानी की कमी नहीं रही। उधर मोटे भाई ने किसी तरह बंदर का शिकार करके उसका मांस पकाया। हालांकि उसका स्वाद इतना खराब था कि खाना मुश्किल लग रहा था। गोरी लड़की जो आलीशान जिंदगी की आदी थी, उसने तो ये मांस छुआ तक नहीं और अपना हिस्सा भी मोटे भाई को दे दिया। खाना खाते समय लाओ हेई ने मौका देखकर कहा कि मोटे भाई की लापरवाही से राइफल इस्तेमाल करते समय बड़ा हादसा हो सकता था। फिर उसने इशारों में कहा कि जो कुछ भी आवेई के बॉक्स में छुपा है वो भी ठीक नहीं है। ये सुनकर बाकी लोग भी उबल पड़े और सबने जोर दिया कि अब आवेई के बॉक्स की जांच करनी ही होगी। जब सबने दबाव बनाया तो आवेई के पास कोई और चारा नहीं बचा। उसने अपनी गर्दन से चाबी निकाली और बॉक्स खोला। अंदर सिर्फ एक मास्क निकला। ये देखकर सबने चैन की सांस ली और उस पर से शक हट गया। उस रात कोई अनहोनी नहीं हुई। सब सो गए, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी थोड़ी तकलीफ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि शायद दवा बंद करने की वजह से ऐसा हो रहा है और वो सो गया। लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि उसी समय कोई शख्स झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसे वहां एक सैटेलाइट फोन मिल गया। उसने तुरंत नंबर मिलाकर किसी औरत से बात की। ये साफ था कि दोनों के बीच कोई गहरा राज छुपा हुआ है। तीसरे दिन की सुबह सबको अचानक एक चिल्लाने की आवाज ने जगा दिया। आवाज में रोने जैसा दर्द था। जब सब भागकर पहुंचे तो देखा कि मोटा भाई मुंह से सफेद झाग निकाल रहा था और तड़प रहा था। अन्ना ने तुरंत यानजिंग को बुलाया। जांच करने पर पता चला कि मोटे भाई को फूड पॉइजनिंग हुई है। यानजिंग ने कहा, इसे बचाने का एक ही तरीका है, इसे नमक देना होगा ताकि उल्टी होकर जहर बाहर निकल जाए। अन्ना को याद
याद आया कि प्लेन की कैबिन में बहुत सारे नमक के पैकेट पड़े हैं। वो तुरंत जिन फैनमई को वहां भेजती है, लेकिन जब फैनमई पहुंची तो देखा कि सप्लाई कैबिनेट लॉक था। इस बीच मोटे भाई की हालत और बिगड़ गई और थोड़ी ही देर में मोटा भाई दम तोड़ देता है। यही कहानी है इस साल की सबसे दिमाग घुमा देने वाली अमेरिकी वेब सीरीज द 9 बॉडीज इन द मैक्सिकन मोर्ग। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब 9 दिन बाद मिलिट्री ने उन्हें ढूंढा तो वहां 9 लाशें तो थीं, लेकिन पासपोर्ट 10 और नाम भी 10 निकले। यानी वहां एक शख्स और मौजूद था जिसकी लाश कभी नहीं मिली।